इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक डिसिप्लिन रहना चाहिए मार्केट में। एंड आई थिंक एक इम्पोर्टेंट वे टू मेक अ डिसिप्लिन पोर्टफोलियो इज कि आप कोर एंड सैटेलाइट काइंड ऑफ अप्रोच फॉलो कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। एज आई मतलब मेंशन टू यू अर्लियर, मतलब जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सब सेक्टरल थीमेटिक ये सब फंड जो है एक सैटेलाइट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मार्केट टाइमिंग और ये सब चीज़ें जो है जनरली कंसिस्टेंटली कभी वर्क नहीं करते हैं। मार्केट अगर आप देखे जाए तो मार्केट इज मच मच लार्जर देन एनी वन इंडिविजुअल। और हमारा ये मानना है कि सिंप्लिसिटी इसमें की होगी। सिंप्लिसिटी ही हेल्प करेगी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। एंड अगर आप ये, जैसे आपने बोला कि ये जेनजी इन्वेस्टर्स है, अगर आप जेनजी इन्वेस्टर्स को देखोगे तो ये इन्वेस्टर्स जो है डिजिटल एरा में, दे बीन बोर्न इन द डिजिटल एरा। जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट में देखता हूँ तो मैं रिस्क पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, रिटर्न पे नहीं। लेकिन अगर आप मोस्ट इन्वेस्टर्स को देखोगे, मोस्ट कॉन्वर्सेशंस देखोगे, सब लोग सिर्फ रिटर्न पूछते हैं। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिस्क, मतलब नॉट ओनली स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क या एक पर्टिकुलर आपके डीमैट एंट्री, डीमैट अकाउंट में एक एंट्री होगी, नॉट ओनली एक सिक्योरिटी का रिस्क बट रिस्क जो है सिक्योरिटी की भी देखनी चाहिए और एक एंटायर पोर्टफोलियो लेवल पे भी रिस्क देखना चाहिए। पोर्टफोलियो को कीप इट सिंपल, सिंपल एंड सिंपल। मतलब आप आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ फ्यू एंट्रीज रखिए। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द पोर्टफोलियो। डेफिनेटली डाइवर्सिफाई कीजिए, स्पेशली अक्रॉस एसेट्स। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड इन एवरी एपिसोड वी गेट समवन वेरी renowned फ्रॉम द इंडस्ट्री। टुडे वी हैव विद अस अ वेरी renowned personality, Mr. Vishal Jain, who is the CEO of Zerodha Asset Management Private Limited, and he is responsible for the AMC. He has over 25 years of experience in financial services, including 20 plus years building ETFs and passive products. He started his career in the AMC industry as part of the founding team of Benchmark AMC, which launched India's first ETF in 2001, the Nifty Bees, as a fund manager. He joined Goldman Sachs AMC Limited in 2011 as CIO Passive after the acquisition of Benchmark AMC. In his previous role, he was head ETF at Nippon Life India Asset Management Limited. He has been part of various committees and groups relating to development of passive products in India. Recently, he was part of the working group on passive funds constituted by SEBI to recommend changes in regulations and market infrastructure to foster the growth of ETFs and index funds. Mr. Vishal Jain has done BSc Maths Statistics from KC College and a PGDM Finance from Goa Institute of Management. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. जैसे आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड्स की बात में हम हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट समवन न्यू, समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आज पहली बार हमारे साथ ज़ेरोधा एएमसी से है। वी हैव मिस्टर विशाल जैन, हु इज द सीईओ ऑफ ज़ेरोधा एएमसी. Vishal, we are truly honored and very happy and super excited to have you on this particular episode. So, welcome, to Mutual Funds Ki Baat. Thanks, Namita. Pleasure to be on the show. Sure. So, we have a lot of nice questions which we've lined up, and of course, these questions come from a lot of our viewers. So, I do hope आज हमारे viewers का बहुत अच्छा learning experience होने वाला है when they watch this video. So, let's get started with the very first question that I have lined up for you. And I think we love talking about this क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना, we are not living in we are today living in a global world जहाँ पे everything is connected to every event which is happening globally. आजकल देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स इज एट एन ऑल टाइम हाई इफ यू लुक एट द लास्ट फ्यू डेकेड्स, एंड इसकी वजह से ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. तो अगर हम मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट देखें या फिर हम सर्जिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, जिसकी वजह से वी हैव सीन अ फॉल इन द स्टॉक मार्केट एज वेल इन इंडिया रिसेंटली. तो आपके ओपिनियन में जो इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे टफ टाइम्स को कैसे नेविगेट करें, एंड व्हाट आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट आई शुड अडॉप्ट एज एन इन्वेस्टर? व्हाट डू यू थिंक?
तो नम्रता, जब भी कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो एक चीज सर्टन है, अनसर्टेनिटी, राइट। अगर आप ये देखोगे कि लास्ट 20 years में क्या हुआ है पूरी दुनिया में, सो राइट फ्रॉम इराक वॉर टू फाइनेंशियल क्राइसिस टू रिसेंटली कोविड, Yeah. ओके, अगर कोई भी अगर इंडियन मार्केट्स में कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्टेड था, ये इवेंट्स के बावजूद, सिंपल स्ट्रैटेजी लाइक द निफ्टी इंडेक्स, ओके, द निफ्टी इंडेक्स 15% CAGR दिया है लास्ट 20 years में। Yeah. ओके, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करना चाहिए। इंडिया जो है मतलब बहुत वेरी वेल प्लेस्ड है अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखिए तो मेरा मैसेज ये होगा कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, रेगुलर SIPs करना चाहिए, और कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो तो एटलीस्ट 5 to 7 year का होराइजन लेना चाहिए। ओके, सो बेसिकली एक्विटीज में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में अगर कुछ हो रहा है तो उसके उसके बारे में उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इज व्हाट यू आर सेइंग। दैट्स करेक्ट। ओके, ऑलराइट, फेयर इनफ। सो जब बेरिश मार्केट्स होती हैं, बेसिकली व्हेन द मार्केट्स आर स्लोइंग डाउन, mid caps and small caps, they tend to correct more than the large caps, and I think ये सबको पता है, right? Given the current market uncertainty and अगर देखा जाए तो valuations भी काफ़ी high है mid cap और small cap pockets में, तो आपको क्या लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप फंड्स, डू यू थिंक दे बिकम अ वायबल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स इन सच सिचुएशंस? एंड ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, ये एक इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प करते हैं, कंसिडरिंग फ्लेक्सी कैप में भी मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन रहता है, राइट? सो हाउ वुड वी लुक एट अ कैटेगरी लाइक दिस? तो नम्रता, देखिए, वैल्यूएशन जो है बहुत सब्जेक्टिव रहते हैं, एंड समटाइम्स जो है वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड दिखेगी, समटाइम्स अंडर वैल्यूड दिखेगी, बट आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स शुड गेट स्वेड बाय दैट। Yeah. मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक डिसिप्लिन रहना चाहिए मार्केट में, एंड आई थिंक एक इम्पोर्टेंट वे टू मेक अ डिसिप्लिन पोर्टफोलियो इज कि आप कोर एंड सैटेलाइट काइंड ऑफ अप्रोच फॉलो कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। बिकॉज अगर देखिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, देन मार्केट क्या होता है? मार्केट इज बेसिकली द इंडेक्स, राइट। Yeah. जब हम कहते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, हम बेसिकली इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देयरफॉर कोर पोर्टफोलियो का कोर जो होना चाहिए, एक ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाइड इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट में होना चाहिए, वेदर इट इज ETF की, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ एन इंडेक्स फंड। कोर ऑफ द पोर्टफोलियो वो होना चाहिए, एंड सैटेलाइट पोर्शन जो स्मॉलर पार्ट ऑफ द पोर्शन है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर कोई फ्लेक्सी कैप में करना है, या और कोई अगर आपको स्ट्रैटेजी लगता है जो जिसे आप आउट परफॉर्म करोगे, वो आप सैटेलाइट पोर्शन में आप डाल सकते हैं। एंड वो जो कोर और सैटेलाइट का रेशियो है, इट कैन बी 60-40, 70-30, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपको कितना रिस्क लेना है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपका क्या होराइजन है। बेस्ड ऑन दैट कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कोर सैटेलाइट का मॉडल फॉलो करके, मतलब फ्लेक्सी कैप प्लस इंडेक्स फंड्स प्लस एक्टिव फंड्स में यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो लाइक दैट। ओके, बट देन यू रेकमेंड कि फ्लेक्सी कैप एज अ स्ट्रैटेजी हमारा सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? जी जी। Okay, okay, all right. Okay, so please help us understand. Abhi Zerodha AMC has been formed, and all of us understand कि अभी आपके बहुत सारे passive funds हैं. So help us understand कि stock selection criteria क्या होता है for equity funds at Zerodha AMC, और आपका investment strategy क्या है, आपकी ethos क्या है? Help us understand all that. ठीक है। सो नम्रता, ये जो करंट हम लोग का जो NFO ऑन है, इट इज मतलब हम लोग का फर्स्ट स्कीम है ये। एंड बेसिकली अगर आप जीरोधा फंड हाउस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, हम बेसिकली एक डिजिटल फर्स्ट पैसिव ओनली एसेट मैनेजर है, और हम इंडेक्स फंड्स और ETFs क्रिएट करेंगे हर एक इन्वेस्टर के लिए। हमारी ये बिलीफ है कि सिंपल प्रोडक्ट्स जो है, सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ ही हम ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाएंगे। एंड हमारा ये बिलीफ है कि वो इंडेक्स प्रोडक्ट से ही हम ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे इन्वेस्टर्स को कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स
कैसे यूज कर पाए, मतलब यू विल बी एबल टू गेट मोर एंड मोर पीपल टू इन्वेस्ट यूजिंग म्यूचुअल फंड्स ओनली इफ देयर इज सिंप्लिसिटी। एंड सिंप्लिसिटी जो है वो पैसिव प्रोडक्ट से आती है, क्योंकि पैसिव प्रोडक्ट बहुत ट्रांसपेरेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और वर्सेटाइल भी है, क्योंकि वो कोई भी पोर्टफोलियो में फिट हो सकते हैं। सो देयरफॉर हम लोग सिंपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं एक अच्छा एसेट एलोकेशन बनाने के लिए। एंड हम प्रोडक्ट जो है इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी कैटेगरीज में लॉन्च करेंगे। Wonderful. Okay. So simplicity is of course something that you are looking for. So which means as an investor, अगर मुझे किसी भी एक अच्छे passive fund में invest करना है, I could look for the funds under Zerodha EMC. Yeah, because it's the first fund that you guys are coming out with, so I'm sure there's a lot of excitement around it. I'm sure. Yeah. Okay, so जब हम इस फंड की बात करते हैं, which is the fund that you've just launched, Zerodha Nifty Large Mid Cap 250 Index Fund, right? So जो investors होते हैं उनको इस fund में, which is large and mid cap fund category में exposure क्यों लेना चाहिए in their equity portfolios, and considering this is a passive fund, right? So you're saying कि predominantly Zerodha as an AMC सिर्फ passive category में ही funds launch करेंगे, or will we see some form of actively managed funds coming out in the future? तो जैसे मैंने आपको अर्लियर मेंशन किया कि हम सिर्फ पैसिव स्कीम्स लॉन्च करेंगे सिंपली बिकॉज हमारा ये बिलीफ है कि पैसिव स्कीम्स वो सिंप्लिसिटी लाएगी इन्वेस्टर्स के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम दो स्ट्रक्चर्स में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एक है एक प्योर ओपन एंडेड इंडेक्स फंड और दूसरा ये है एक ELSS कैटेगरी में। जो इंडेक्स फंड है वो एक नॉर्मल ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है जिसमें कोई भी इन्वेस्टर मिनिमम 100 रुपीज डाल सकता है एंड कोई भी लॉक इन नहीं है। ELSS जो है उसका 3 ईयर लॉक इन है एंड टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें वो अप टू 1,50,000 रुपीज का रिबेट मिलता है। दोनों स्कीम जो है ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करेंगे एंड लोगों को ये प्रोडक्ट कंसिडर करना चाहिए सिंपली बिकॉज एक बहुत सिंपल प्रोडक्ट है जो एक इन्वेस्टर के कोर बन सकता है पोर्टफोलियो में। दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ये बेसिकली 250 कंपनीज है जो इवॉल्व है, काफी टाइम से मार्केट में है, मतलब एस्टैब्लिश बिजनेस मॉडल्स है एंड पोटेंशियल है कि ये कंपनियां आगे जाके बड़ी होंगी। कॉम्बिनेशन है 100 लार्ज कैप कंपनीज एंड 150 मिड कैप कंपनीज की और रेशियो है 50-50%। सो 50% इंडेक्स जो है लार्ज कैप में होगा, 50% इंडेक्स जो है मिड कैप कंपनीज में होगी। अगर हम प्योर मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स अगर हम लॉन्च करते तो करीबन 85% लार्ज कैप में होता और 15% मिड कैप में होता, लेकिन इसमें जो है 50-50% रेशियो है लार्ज कैप और मिड कैप की। तो मतलब इट इज गॉट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, मतलब लार्ज कैप जो है थोड़ी स्टेबिलिटी लाती है पोर्टफोलियो में और मिड कैप जो है वो थोड़ी ग्रोथ लाएगी पोर्टफोलियो में। और अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये 250 कंपनी जो है नियरली 85% मार्केट कैप रिप्रेजेंट करती है एंड करीबन अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स इन द मार्केट। Okay, so Vishal, just a little bit more about the passive funds, and जैसे हम passive funds की बात करते हैं तो tracking error obviously एक passive fund में बहुत importance play करता है। So what could be the factors which result in tracking error, and क्या tracking error सिर्फ वो एक लौता factor है जो हम consider करते हैं while we are selecting a passive fund? जी, सो ट्रैकिंग एरर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोई भी पैसिव फंड के लिए। लोअर द ट्रैकिंग एरर मतलब फंड जो है वो मैनेज बेटर हो रहा है, वो इट इज क्लोजर टू द इंडेक्स, इट इज हगिंग द इंडेक्स एंड दो ये अगर मतलब अगर आप देखे जाए तो 250 कंपनीज है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ट्रैकिंग एरर इशू होगा। हम ये फंड को काफी क्लोज मैच कर पाएंगे इंडेक्स से, क्योंकि अगर आप ये वॉल्यूम्स देखोगे ये 250 स्टॉक्स में तो करीबन 35 to 40,000 crores ऑफ ट्रेडिंग होती है ये स्टॉक्स में, तो ये काफी लिक्विड सेगमेंट है। Okay, okay,
All right. Okay. So, but is tracking error the only factor I should consider while I'm selecting a passive fund, or is there some other factor that I can look at? No, tracking error is the only factor that one can look at, while selecting a passive fund, because tracking error में सब कुछ factors आ जाते हैं, right from, expense ratio उसमें वो reflect हो जाती है, fund manager कैसे track कर रहा है on a day-to-day basis, वो भी NAV में reflect हो जाती है. तो ट्रैकिंग एरर जो है वन सिंगल नंबर है जो इन्वेस्टर्स को बता सकता है कि वो फंड जो है कैसे मैनेज हो रहा है. Oh, okay, wonderful. So that makes my life easier, right? Because that's the only parameter that I'm tracking. Yeah. All right. Okay. So अगर हम equity as an asset class की बात करें, of course, we have large caps, mid caps, small caps, फिर multi cap, flexi caps. लेकिन एक जो बहुत interesting category है, which is sectoral and thematic funds, जिसमें हमने highest inflow देखा है to the tune of 3,146 crores in September alone, mainly because of 4 new launches in this category. तो आपके ओपिनियन में जब हम सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं तो क्या एसआईपी एज एन अप्रोच इनके लिए काम करेगा? बिकॉज अदरवाइज आई हैव टू टाइम माय एंट्री और एग्जिट, राइट? लेकिन एसआईपीज में मुझे वो करने की जरूरत नहीं है. सो डू यू थिंक एसआईपी वुड बी अ गुड अप्रोच फॉर फंड्स लाइक दीज? एंड जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इन फंड से शुरू कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक दैट मतलब एस आई पी जो है इज अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट. एज आई मतलब मेंशन टू यू अर्लियर, मतलब जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सब सेक्टरल थीमेटिक ये सब फंड जो है एक सैटेलाइट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो में होने चाहिए. मार्केट टाइमिंग और ये सब चीज़ें जो है जनरली कंसिस्टेंटली कभी वर्क नहीं करते. मार्केट अगर आप देखे जाए तो मार्केट इज मच मच लार्जर देन एनी वन इंडिविजुअल. एंड देयरफॉर मेरा ये सजेशन है कि इन्वेस्ट करते जाइए आप रेगुलरली. एस आई पी बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर मार्केट्स गिरते हैं तो एस आई पी की इंटेंसिटी आप इंक्रीज कीजिए, मेरा ये सजेशन होगा. एंड माई मैसेज वुड ऑल्सो बी कि इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, एंड एटलीस्ट 5 to 7 years का होराइजन देखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टर को, जब भी बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट. एंड अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो नए इन्वेस्टर को थीमेटिक फंड से तो शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन अगेन ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच, कोर अप्रोच जो है यू शुड स्टार्ट मतलब कि बेसिक इंडियन इक्विटी एक्सपोजर ले लो, एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड या ईटीएफ से, एंड एक बार वो पोर्टफोलियो थोड़ा बन के स्टेबलाइज होता है, फिर धीरे धीरे करके एक सैटेलाइट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो में आप थीमेटिक फंड्स, फ्लेक्सी कैप्स या और कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Sure. विशाल, जब भी हम अपने स्पीकर से लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मोस्ट पीपल टेल अस 5 years, 3 years, 7 years इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन, करेक्ट? लेकिन आप हमें ये बताइए, लॉन्ग टर्म का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होता है? मतलब मिनिमम 5 years तो ठीक है कि मैं 5 साल तक इन्वेस्टेड हूँ, बट आइडियल अगर मुझे अच्छे रिटर्न्स देखने हैं, वेल्थ क्रिएशन करना है, व्हाट वुड बी एन आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन? थी नम्रता, स्टॉक मार्केट्स को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला कि द ओनली थिंग सर्टन अबाउट द मार्केट्स इज अनसर्टनिटी, राइट? सो बिकॉज वो बीच में मार्केट ऊपर रह सकता है, बीच में मार्केट गिर सकता है बिकॉज ऑफ एनी इवेंट, ग्लोबल इवेंट और डोमेस्टिक इवेंट दैट हैपेंस. अगर आप डेटा देखोगे, तो अगर आप ये इवन इंडेक्स का बेसिक डेटा देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि 5 year एंड 7 year होराइजन में बहुत मिनिमल चांस है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करो और 5 साल बाद निकलो तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे. एंड दैट इज वाई आई थिंक सब लोग ये कहते हैं कि मिनिमम 5 to 7 years का होराइजन देख के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए. Okay, but of course longer the better. लॉन्गर द बेटर. Okay, all right, okay. तो अगर कमिंग बैक टू द पैसिव इन्वेस्टमेंट स्पेस, बिकॉज आज ऑब्वियसली हमारे काफ़ी क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड द पैसिव स्पेस. आई डू बिलीव दैट पैसिव स्पेस इज अ वेरी नेसेंट स्टेज इन इंडिया, राइट? अभी लोग सिर्फ समझ रहे हैं इन्वेस्टर्स, अब म्यूचुअल फंड्स को समझ रहे हैं, फिर पैसिव कैटेगरी को समझ रहे हैं. As Zerodha, AMC focuses mainly on low expense ratio passive funds. आपके opinion में, what do you think, or what in your opinion will attract investors to index funds, especially
the Gen Z investors, as we call them? तो आई थिंक अगर आप देखोगे तो एक बाहर एक अभी भी बहुत बड़ी अनटैप्ड मार्केट है। अगर आप करंटली ये देखोगे कि यूनिक पैनफोलियोज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करंटली 4 करोड़ है, Yeah. राइट, एंड पॉपुलेशन 140 करोड़ है, राइट। तो अभी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है बाहर जो म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज बनाने के लिए, कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को और सिक्योर करने के लिए। और हमारा ये मानना है कि सिंप्लिसिटी इसमें की होगी, सिंप्लिसिटी ही हेल्प करेगी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। एंड अगर आप ये, जैसे आपने बोला कि ये जेनजी इन्वेस्टर्स है, अगर आप जेनजी इन्वेस्टर्स को देखोगे तो ये इन्वेस्टर्स जो है डिजिटल एरा में, दे बीन born in the digital era, and Yeah. most of these guys are used to social media, are used to apps, used to having information fingertips पे। तो एक इनके लिए एक स्पेसिफिक जर्नी बनाना पड़ेगा। सो एंटायर जर्नी राइट फ्रॉम, तुम एक सिंपल प्रोडक्ट स्वीट, फिर इन्वेस्टिंग जर्नी, फिर सिंप्लिसिटी इन कम्युनिकेशन, फिर क्विक एंड स्टैंडर्डाइज कस्टमर सर्विस एंड इवन एजुकेशन। Yeah. मतलब हमें ये सब चीजें जो है एक रीथिंक और री इमेजिन करना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि नए इन्वेस्टर्स को यू नो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स के साथ। Yeah. एंड हम यही चीज पे जीरोधा फंड हाउस में काफी टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हैं कि हम कैसे रीथिंक और री इमेजिन करें वो पूरी जर्नी ये नए इन्वेस्टर्स के लिए। Okay. But do you think that these funds are beneficial for the younger investors? डेफिनेटली, मतलब कि मेरे हिसाब से तो पैसिव स्कीम्स ही आर इजियर टू पिक अप। एक बार अभी ये आपको अगर एक सिंपल एक्सपोजर चाहिए कि यू वांट टू सिट ऑन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, the best thing for you to do is pick up a top 100 index fund, your top 250 index fund, or Yeah. a top 500 index fund. Very easy to understand. Sure. And therefore, we think that, passive products, uh, will become the first port of call for a lot of new investors, who will come into the market. Oh, wonderful. Sure. Okay. So I think विशाल, अगर हम देखें तो ये साल पूरे मिड कैप्स का था. This year was a year of mid caps, and this category has outperformed large and small cap. तो मिड कैप फंड कैटेगरी ने करीब 22% एवरेज रिटर्न दिया in 2023. So what would you tell investors who are captivated by this, mid cap segment, or who are really part of this space? No, I would say that, again कि इंडिया अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखोगे तो इट्स वेरी वेल प्लेस्ड, and we Indians should keep investing in the Indian markets, stay invested for at least 5 to 7 years, and keep doing SIPs. And my suggestion, as I said, is that अगर कभी भी आगे जाके अगर मार्केट गिरती है तो SIP की इंटेंसिटी इंक्रीज कीजिए। So that would be my suggestion. Okay. But mid cap as a space, do you think is a good space to be in It general? is a good space to be in. The only thing is that every investor should ensure कि he's investing into a diversified portfolio. That's all. Okay. All right. Okay. So now विशाल, आपने थोड़ा हमें ऑलरेडी अपने ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में बताया था, but let's talk a little bit more about it, right? So you've launched the ELSS tax saver Nifty large mid cap 250 index fund. ये अगेन एक पैसिव ELSS फंड है, तो आपके ओपिनियन में जो ELSS फंड्स होते हैं, आर दे अ गुड कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन, स्पेशली कंसिडरिंग द न्यू इनकम टैक्स regime? क्योंकि अगर नए इनकम टैक्स regime में देखें, अगर मैं उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रही हूँ या अपना टैक्स पे कर रही हूँ, आई डोंट नीड टू हैव एनी ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, राइट? And what kind of value do you think ELSS fund could add to an investor's portfolio? और आपका जो फंड है, how different is it from the other ELSS funds in the market? At this point of time, नम्रता, हमें मतलब हमारे रिसर्च से हमें ये पता चला है कि लॉट ऑफ पीपल
still prefer the old regime Yeah. and use और ELSS यूज करते हैं टैक्स सर्विंग पर्पसेस के लिए एंड इसलिए हमें ये पैसिव ELSS ऑप्शन भी इन्वेस्टर्स को देना था बिकॉज हमारे बिलीफ में ये जो इंडेक्स था ये टॉप 250 लार्ज मिड कैप कंपनीज का ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है इंडेक्स में बिकॉज एज आई सेड कि इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है वो 50% ऑफ द इंडेक्स जो है उसमें लार्ज कैप कंपनीज है तो स्टेबिलिटी वहां से आती है और बाकी 50% ऑफ द इंडेक्स जो 150 कंपनीज है मिड कैप कंपनीज है उसमें से ग्रोथ पोटेंशियल आती है इंडेक्स से तो प्रोपोजिशन हमारे हिसाब से बहुत स्ट्रांग है हमें ये नहीं मालूम है कि ELSS का फ्यूचर क्या है कि वो फुल्ली कब रिमूव हो जाएगा बट अगर आप इंफॉर्मेशन देखो अगर आप देखो कि लार्जेस्ट जो मैंने डेटा देखा है लार्जेस्ट इनफ्लो ELSS में ये साल ही आया था बिटवीन जैन एंड मार्च सो people still prefer the ELSS route Sure. to investing. Sure. And what kind of value do you think an ELSS fund would add to an investor's portfolio apart from the tax benefit? No, same thing in the sense that an ELSS will help you invest in the India growth story. And the best part, I think, is that it locks your money for 3 years, 3 years, yeah. right? And typically, as we spoke, the longer you hold a good diversified basket of companies, the better chance it is for you to get a good return. Okay. And how would you compare this to the other existing ELSS funds? So again, this is a ये passive option है investors के लिए एक low cost option है investors के लिए in terms of as I mentioned to you passive के जो benefits है मतलब transparency है आपको exactly जब आप पैसे डाल रहे हो आपको मालूम है कि पोर्टफोलियो में कौन से कंपनीज होने वाली है कैसा स्प्लिट होने वाला है एंड देयरफॉर वो ट्रांसपेरेंसी पैसिव प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाती है राइट एंड एंड वो सिंप्लिसिटी एस्पेक्ट लाती है इन्वेस्टर्स के लिए Okay. All right. Okay, so विशाल अगर हम एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज इन्वेस्टर्स हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स को लेते हैं उनकी रैंकिंग्स को देखते हैं एंड वी सेलेक्ट अ फंड बट देर आर ऑब्वियसली अदर पैरामीटर्स एज वेल तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो वाइटल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रेशियोज होते हैं वो एक इक्विटी फंड में कितने ज़रूरी होते हैं फॉर एन इन्वेस्टर टू लुक एट एंड अगेन सिंस दीज आर ऑल्सो हिस्टोरिकल नंबर्स आप इनको कितना वेटेज देंगे दी स्टेटिस्टिकल रेशियोज ड्यूरिंग योर फंड सिलेक्शन प्रोसेस आई मीन आई एम आस्किंग यू दिस एज एन इन्वेस्टर व्हाट वुड यू डू So thanks, Namrata. I mean, this question is a question that not everybody asks. Personally, जब भी मैं अपने इन्वेस्टमेंट में देखता हूँ तो मैं रिस्क पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रिटर्न पे नहीं लेकिन अगर आप मोस्ट इन्वेस्टर्स को देखोगे मोस्ट कॉन्वर्सेशंस देखोगे सब लोग सिर्फ रिटर्न पूछते हैं बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिस्क मतलब नॉट ओनली स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क या एक पर्टिकुलर आपके डीमैट एंट्री डीमैट अकाउंट में एक एंट्री होगी नॉट ओनली एक सिक्योरिटी का रिस्क बट रिस्क जो है सिक्योरिटी की भी देखनी चाहिए और एक एंटायर पोर्टफोलियो लेवल पे भी रिस्क देखना चाहिए एंड आई थिंक एक सिंपल मेजर जो है वो रिस्क टू रिटर्न है मतलब इट्स बेसिकली रिस्क जो है कैलकुलेट होता है वो आपके CAGR से कैलकुलेट होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रॉस रिटर्न से मतलब इट्स बेसिकली एनुअलाइज्ड रिटर्न वो न्यूमरेटर में जाता है और डिनोमिनेटर में बेसिकली रिस्क जो है कैलकुलेट होता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेली रिटर्न्स आई नो ले इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये जो पैरामीटर्स है ये एक एक्सेल स्प्रेडशीट अगर आपके पास डेटा हो तो एक्सेल स्प्रेडशीट में इजीली कैलकुलेट हो सकता है ये जो भी रिस्क रिटर्न नंबर जो बाहर आता है आप उसको स्टैंड अलोन नहीं देख सकते हो लेकिन आपको फिर उसके साथ एक दूसरे पोर्टफोलियो या एक दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए कि वो किधर स्टैंड हो रहा है तो अगर सपोज आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न टू रिस्क रेशियो सपोज इंडेक्स से ज्यादा है विच मीन्स दैट आपका पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर है दैट मीन्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क you are getting a better return. So
I think it is important to keep monitoring risk in the portfolio, to avoid any large mishap in your portfolio when markets fall. And I think another way to manage risk also in an equity portfolio is इन्वेस्टर्स जो है एक थोड़ा गोल्ड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मतलब आइदर थ्रू गोल्ड ईटीएफ्स जो लिक्विड है, एंड इवन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बट लेकिन वो रिलेटिवली इलिक्विड है. तो अगर इन्वेस्टर्स आर ओके कि मुझे वो गोल्ड पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो में मुझे इमीडिएटली कुछ रिडेम्पशन नहीं करना है, या आई एम ओके विद 5 year लॉक इन, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देख सकते हैं. नहीं तो अबाउट 10 to 15% पोर्टफोलियो में गोल्ड रख सकते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए. So you think looking at, say, the Sharpe ratio, Trenner ratio, which are the risk-adjusted return ratios, would be a good idea to, understand the risk-adjusted Yes, return parameters. yes. Yeah. All right. Okay. So Vishal, help us understand some of your learnings, because I'm sure आप काफी time से invest कर रहे हैं. You've been in this industry for over 25 years now. So help us understand, what have been your key learnings as an investor, as someone who's part of this industry, so that we can take away some good learnings from you. नो, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलूंगा. पोर्टफोलियो को कीप इट सिंपल सिंपल एंड सिंपल. मतलब आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ फ्यू एंट्रीज रखिए. इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द पोर्टफोलियो. डेफिनेटली डाइवर्सिफाई कीजिए, स्पेशली अक्रॉस एसेट्स. मतलब एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए हाउएवर यू वांट, बट इक्विटी, गोल्ड, डेट में एक स्प्लिट होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए बिकॉज कोई भी ये कभी कह नहीं सकता है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या कोई भी एसेट क्लास कभी आउट परफॉर्म कभी करेगा, कभी अंडर परफॉर्म करेगा. एंड देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ऑल दोज एसेट्स इन योर पोर्टफोलियो, एंड द रेशियो तुम डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन रिस्क रिटर्न प्रोफाइल एंड होराइजन. If possible, invest for at least 5 years, or greater than 5 years. मतलब if you can invest forever, that will be great. But minimum, invest for at least 5 years. And again, I would like to keep saying keep it simple, be disciplined. Block out the noise that keeps coming in the market. Like we spoke about about valuations and about various events happening globally. I think we should all focus that India is very well placed, and to invest in the Indian markets over a longer period of time. I think the chances of making negative returns in a 5 to 7 year horizon is very less. Okay. So just the last question, Vishal. Any learning sources for our viewers? Would you want to help us with some learning sources? Books, podcasts, anything that you think would help them? I mean, I generally consume most of the information online. You don't get so much time to keep reading books, but one of the books that I liked in recent times was Psychology of Money by Morgan Housel. So that's a good book that people can look at. All right. Sure. Thank you so much, Vishal. That was a wonderful conversation. We spoke so much about passive investing today, in which we've not done in the past with our other speakers. So I'm sure आज का episode बहुत interesting होने वाला है हमारे सारे viewers के लिए, and I'm sure they'll get some amazing learning points from you. So thank you so much for your time, and we do hope that you'll come back and we can have more shows with you. So Thanks, thank you so Amrita. much. Thanks for inviting me. My pleasure to be on your show. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Vishal Jain. I'm sure आप सबको ये episode काफ़ी अच्छा लगा होगा, and I do hope you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने points discuss किए वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर विशाल से ये डिस्कस किया कि अभी मार्केट में बहुत अनसर्टनिटी है, एंड एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई हैं, स्पेशली इन द मिड एंड द स्मॉल कैप पॉकेट्स. तो क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स एक वायबल ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? तो मिस्टर विशाल सेज कि जब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वैल्यूएशंस काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं,
and sometimes valuations could be overvalued, sometimes they could be undervalued. तो इसीलिए जब हम फ्लेक्सी कैप्स को देखते हैं, दे कुड बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो, और आपके जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं. फिर हमने उनसे ज़ेरोधा AMC के स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करी, एंड मिस्टर विशाल सेज कि ज़ेरोधा फंड हाउस जो है वो सिर्फ पैसिव फंड्स लॉन्च कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, वर्सेटैलिटी एंड लो कॉस्ट. तो अभी उन्होंने एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है विच ट्रैक्स द निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, और ज़ेरोधा फंड हाउस ने एक पैसिव ELSS फंड को भी लॉन्च किया है विच अगेन ट्रैक्स द निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स. ये जो ELSS फंड है ये आपको ATC टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो गोज ऑन टू ऐड कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई ELSS फंड्स जैसे जो टैक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी काफ़ी वायबल हैं. फिर हमने थोड़ा ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में बात करी जिनको लार्ज और मिड कैप स्पेस का एक्सपोजर चाहिए इन देयर इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो. तो मिस्टर विशाल सेज कि जो लार्ज और मिड कैप सेगमेंट्स हैं वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो बेसिकली टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं दे आर द नेक्स्ट 150 स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड बोथ ऑफ देम प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ वैल्यू टू एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो. लार्ज कैप्स जो हैं आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और मिड कैप्स जो हैं आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं. देन वी ऑल्सो स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट ट्रैकिंग एरर एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज इन पैसिव फंड्स. तो मिस्टर विशाल सेज कि जो ट्रैकिंग एरर होता है वो जितना कम हो इसका मतलब ये है कि फंड को अच्छे से हैंडल किया जा रहा है. एंड ही ऑल्सो सेज कि अगर हम लार्ज और मिड कैप सेगमेंट की बात करें जहाँ पे ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ तक की ट्रेडिंग होती है, दिस सेगमेंट बिकम्स एक्सट्रीमली लिक्विड एंड ईजी टू ट्रैक, और इसीलिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो वो भी कम होता है. फिर हमने थोड़ा सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स के बारे में बात करी, एंड मिस्टर विशाल सेज कि सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में आइडियली SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि अगर मार्केट्स नीचे आ रही हैं तो आप अपना SIP का इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं इन दीज फंड्स. ही ऑल्सो सेज कि सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स में जो है आइडियली इवॉल्व इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको इन फंड्स में अवॉइड करना चाहिए. देन वी स्पोक अबाउट द फैक्ट कि जो पैसिव फंड स्पेस है इन इंडिया इज इन इट्स वेरी नेसेंट स्टेज कंपेयर टू द US, एंड मिस्टर विशाल सेज कि म्यूचुअल फंड्स इन जनरल जो है इंडिया में अभी काफ़ी अनटैप्ड मार्केट है. जो अगर हम Gen Z की बात करें, सो Gen Z हैज़ एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, द बेस्ट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, और वो जो है ऐसे पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि पैसिव फंड्स काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड एट द सेम टाइम Gen Z would want to be a part of India's growth story and want to get exposure in the best large and mid cap companies in India. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि लोग जनरली जो है सिर्फ रिटर्न्स को देखते हैं व्हेन दे इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़, वो रिस्क को कंसिडर नहीं करते हैं. तो मिस्टर विशाल सेज कि आइडियली आपको जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रेशियोज देखने चाहिए, जैसे कि शार्प रेशियो या ट्रेनर रेशियो, एंड यू शुड ऑल्सो कंपेयर योर फंड्स परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद द बेंचमार्क परफॉर्मेंस ओवर टाइम. ही ऑल्सो सेज कि रिस्क कम करने के लिए आप जो है थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक गोल्ड फंड्स या फिर गोल्ड ETFs टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. फिर हमने मिस्टर विशाल से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स, एंड मिस्टर विशाल सेज कि सबसे पहले जो भी नॉइज है उसको ब्लॉक आउट करना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़. ही ऑल्सो सेज कि अपने पोर्टफोलियो को सिंपल रखना चाहिए, एंड यू शुड डाइवर्सिफाइड अक्रॉस असेट क्लासेस लाइक इक्विटी, गोल्ड एंड डेट, क्योंकि सारे असेट क्लासेस अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करते हैं. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई एम श्योर आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.